नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अजीबोगरीब लग सकता है, डिमांड ड्राफ्ट में आपका नाम आज से लिखा जाएगा, यह कहते हुए कहा गया कि इससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी। जो ब्लैक मनी तो छोड़िए, देश का पैसा लेकर उड़नछू हो गए, उनको पकड़ने की दिशा में क्या कदम है, कौन से कदम है, किस रूप में सरकार काम कर रही है, कोई नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता क्योंकि अलग अलग तरह से अलग अलग इलाकों के नीरव मोदी लगातार कुकुरमुत्ते की तरह सामने आ रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है, चलिए आपको इसके लिए बरेली लिए चलते हैं। बरेली के नीरव मोदी से मिल लीजिए। लगभग है इसमें 3-4 लाख, 6.5 लाख रुपए, लगभग 7.5 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए लगा, 22 लाख रुपए, 40-45 लाख रुपए। तो सुनते जाइए, समझते जाइए, ये वो रकम जिसे बरेली के नीरव मोदी ने अलग अलग लोगों से ठगा है। ये राजेश मौर्य है जो 300-400 करोड़ रुपए लेके भागा है यहाँ से, बरेली से। राजेश मौर्य जी, ये बरेली के नीरव मोदी यानी राजेश मौर्य हैं। पीड़ित लोग अब सड़क पर हैं। राजेश मौर्य चंपत है, कहां है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पीड़ित तमाम लोग कह रहे हैं वो कम से कम 300 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। मैंने जो है मतलब 40-45 लाख रुपए जो है अपने रिश्तेदारों के, भाई बहनों के, दोस्तों के, सबके लगवा रखे हैं। देते वो कमीशन इतनी देते थे, आदमी लालच में आ जाता था। भाई मेरा अपना 22 लाख रुपया इन्वेस्ट है, जो मुझे रिटायरमेंट से मिला था, जिसका मैंने इनको चेक द्वारा भुगतान किया। मेरा और मेरी पत्नी का करीब 13.5 लाख रुपए लगा हुआ है, जो मैं अपने छोटे बच्चों के भविष्य के लिए लगाया था। 8% पर मंथ देने का वादा करा था और 3% से 7% के बीच में मैंने पैसा लगाया था इनके पास। ठगी का खेल सीधा था, लोगों को तमाम लुभावने ऑफर दिए गए और लालच में लोग अंधे हो गए। राजेश मौर्य ने पहले गंगा इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोली। कंपनी की कई फ्रेंचाइज लाखों रुपए में बांट दी, लोगों को कई तरह के सपने दिखाए। मसलन जमीन में निवेश करने के लिए पैसे दीजिए और 1.5-2 बरस में पैसा दुगना कर लीजिए। किसी को सीधे जमीन में निवेश करने के लिए कहा, किसी को जमीन ही दे दी। उसमें प्रॉपर्टी के संबंध में फंसे हम लोग, और हमें बड़ी रुपया उसमें प्रॉपर्टी के नाम से उन्होंने लिया और उसमें अच्छा मुनाफा देने की बात करी थी। लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं कि जैसे वो पैसा लेके लोगों को मालूम पड़ा है कि 200-300 करोड़ रुपए लोगों का लेकर ऐसे बेवकूफ़ बना के भागा है। कई अलग अलग टाइप के लुभावने ऑफर दिए लोगों को, जैसे कि कुछ लोग अगर पैसे अपने इन्वेस्ट करेंगे वहाँ, तो 15 महीने में, 2 साल में वो पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। इस तरह के अलग अलग टाइप के ऑफर्स लोगों को दिए गए, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। तो लालच के जाल में फंसकर ठगी का खेल कैसे खेला जाता है, ये बरेली में दिख रहा है। और राजेश मौर्य ने अपने एजेंटों को शानदार कारें दी ताकि वो धाक जमा कर मोटे पूंजीपतियों से कंपनी में निवेश करा सके। गरीब निवेशकों को सिर्फ 1.5 से 2 बरस में पैसा दुगना करने का ऑफर दिया गया। गारंटी के लिए चेक भी दिए गए। फ्रेंचाइजी लेने वालों से 2-3 लाख रुपए लिए और उन्हें हर महीने 10,000 रुपए देना शुरू भी कर दिया ताकि भरोसा जाग जाए। कहने का मतलब यह कि ठगी की पूरी साजिश बहुत सोच समझकर बनाई गई। ठगी का तरीका आप देखिए कि 2 साल से वो अगला बंदा यहाँ पे ऑफिस चला रहा था और जमीनें दिखा के ठगी कर रहा था। ये लोग लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं और पुलिस वहाँ गई भी और उससे मीटिंग करके, अपनी पर्सनल मीटिंग करके पुलिस चली आई। अगर वो 2-3 दिन पहले भागा है, अगर पुलिस चाहती तो वो अरेस्ट हो जाता। तो जमीन प्लाट खरीदने के नाम पर उसने जो है पैसा ले लिया। जब बार बार कहा हमने, तो हम लोगों को धमकी दे के बाहर निकाल दिया और बोला कि हम 3-4 दिन में रजिस्ट्री करवा देंगे, फिर वो भाग गया। तो राजेश मौर्य अपने साथियों के साथ फरार है, ये पुलिस भी मान रही है। वह देश छोड़ सकता है। ऐसे में पुलिस अब पासपोर्ट डिटेल मंगा रही है ताकि उसे रद्द कराया जा सके। लेकिन अगर सब कुछ साजिश के तहत ही हुआ है, तो क्या इस बात की कोई गारंटी ले सकता है कि राजेश मौर्य अभी विदेश नहीं भागा? अगर उनके पासपोर्ट की डिटेल्स मंगवाई जा रही हैं, फिर उसके बाद उनके पासपोर्ट्स को हम लोग इम्पाउंड करवाएंगे। और क्या वाकई पुलिस पासपोर्ट जब्त कर सकती है? लगता नहीं, क्योंकि पासपोर्ट जब्त तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का भी नहीं हुआ। और दिलचस्प है कि राजेश मौर्य के फर्जीवाड़े का शिकार बरेली के कई नामी पूंजीपति हुए हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर और विधायक तक शामिल हैं। लेकिन शर्म के मारे वो मुंह नहीं खोलते, क्योंकि सबको मालूम है 1.5 बरस में पैसा दुगना होना आसान नहीं। फिर भी लालच के चक्कर में वो फंस गए और राजेश मौर्य नीरव मोदी बनकर चंपत हो गया। अनूप मिश्रा, बरेली, एबी न्यूज। वाकई भारत तो बदल रहा है और बदलते बदलते स्थिति में आ चुका है कि भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया। फ्रांस भी पीछे छूट गया।
भारत में सबसे ज्यादा बिलियनियर हो गए। वो दौर अलग था जब लाइसेंसी राज था, और लाइसेंसी राज से इतर भारत इस दौर में बिलियनियर राज को जी रहा है। इकोनॉमी छठी बड़ी है। कहां कहां भारत छलांग लगा रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए, कुछ तस्वीर साफ होगी। भारत वाकई बदल रहा है। तो यही है असली भारत का सच। एक तरफ मुंबई का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी, और उसके बरकस में एंटेलिया बिल्डिंग। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। और इस कहावत से बल मिलता है इस आंकड़े से। जी, फोर्ब्स की लिस्ट में इस बरस भारत के अरबपतियों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है, जो किसी भी देश से ज्यादा है, सिर्फ अमेरिका और चीन को छोड़कर। और इन 119 अरबपतियों की संपत्ति $440 बिलियन, यानी करीब 30 लाख करोड़ के पार। और ये कमाल हुआ कैसे, जरा यह भी समझ लीजिए। बरस दर बरस साल 1990 से पहले देश में सिर्फ 2 अरबपति थे, लेकिन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म में भारत की अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित उछाल आया, और 2016 आते आते भारत में अरबपतियों की संख्या 84 हो गई। यानी पहले लाइसेंस राज और उसके बाद बिलियनियर राज आ गया। लेकिन इस दौरान भारत की इकोनॉमी महज $2.3 ट्रिलियन की थी, और इस आंकड़े को चीन ने 2006 में छू लिया था। लेकिन तब उसके पास सिर्फ 10 अरबपति थे। लेकिन भारत की उसी साइज की अर्थव्यवस्था में 8.5 गुना से ज्यादा 84 अरबपति हो चले थे। और बिलियनियर राज के बावजूद भारत की गिनती गरीब देशों में ही होती रही, क्योंकि आम आदमी 2 जून की रोटी के लिए तब भी संघर्ष कर रहा था, अब भी संघर्ष कर रहा है। भीतर से चोरी है, पाप है। पर्दे के पीछे ये दिन रात उद्योगकारों के साथ ही बैठे रहते हैं। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो इसी नारे और दमखम पर बनी कि क्रोनी कैपिटलिज्म, बिलियनियर राज रोका जाएगा, अमीर गरीब का फर्क मिटाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि अरबपतियों की संख्या 84 से बढ़कर 119 हो गई। बिलियनियर राज और मजबूत हुआ, और उस पर तुर्रा सरकार का यह भी रहा, गरीब किसानों की सरकार देश में चल रही है। हमारी सरकार गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिलाओं को, नौजवानों को सशक्त करने की राह पर चल रही है। तो जरा यह भी देखिए, 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 88,538 रुपए थी। 2018 में बढ़कर 1,12,000 हो गई, यानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय 306 रुपए। और इसी दौर का सच भी यही, 29 करोड़ लोगों की आय प्रतिदिन की 30 रुपए से कम है। तभी तो बीपीएल के ये सरकारी आंकड़े हैं। और शायद यही वजह है, एक वक्त रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे रघुराम राजन ये कहने से नहीं चूके, अगर रूस चंद सीमित लोगों में निहित सत्ता वाला देश, तो हम भारत के बारे में ऐसा कहने से कब तक खुद को रोक सकते हैं। और यह भी सच है कि भारत इस साल सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसी बरस भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन फ्रांस की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने के लिए जश्न मनाया जाए या बारीकी से समझा जाए, क्योंकि फ्रांस की आबादी तो उतनी ही है जितनी राजस्थान की आबादी, तकरीबन 6.5 करोड़। लेकिन भारत की आबादी तो 135 करोड़ लोगों की है। और इस बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था में गरीब और किसान के लिए कोई जगह है, ये सवाल है। क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो रईसों की संपत्ति में दिन दुना रात चौगुना इजाफा भी होगा, और बिलियनियर राज को बल भी मिलेगा। अमीर गरीब की खाई और बढ़ती चली जाएगी। खुद सरकार मानती है देश में असमानता 1921 वाले रैंक में आकर पहुंच चुकी है। तो क्या भारत भी 2050 तक आते आते 18वीं सदी के उस अमेरिका के हालात में पहुंच जाएगा जब वहां सिविल वार हो गया था? मानिए न मानिए, दिशा वही है, राह वो हो ना हो, पर लकीर उसी दिशा में जा रही है। और माना जाता है सत्ता रईसी देखती है, या कहें रईसों की फिक्र सत्ता को होती है। संविधान था तो संविधान लागू होता नहीं, कानून बनाया गया तो कानून का पालन करते नहीं। कौन है ये लोग? जी, कोई दूसरी बात नहीं, आरटीआई का मसला है, और वो कानून बन चुका है। कौन नहीं मानता है? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो
तो कुछ इसी अंदाज में देश भर में सूचना आयोग के दफ्तरों में फाइलों का ढेर लगता जा रहा है और इन फाइलों में आरटीआई के तहत डाली गई 4,11,634 अर्जियां धूल खा रही हैं। ये सच है उस सूचना के अधिकार कानून का जिसे लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा हथियार एक वक्त बताया गया और अब इसी हथियार की धार कुंद करने की मुहिम, हर संभव कोशिश, सब कुछ हो रही है। वरना क्या वजह कि देश के ज्यादातर राज्यों में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार की कोई दिलचस्पी ही नहीं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की शानदार इमारत को देख लीजिए। यहाँ सब कुछ है, किसी दफ्तर में होने वाली सारी सुविधाएं मौजूद, लेकिन बावजूद इसके काम नहीं होता। जिसके लिए ये दफ्तर बनाया गया वही काम नहीं होता। ग्वालियर के रहने वाले आशीष चतुर्वेदी व्यापम घोटाले को उजागर करने वालों में से 2009 से वो आरटीआई के जरिए कई बड़ी जानकारियां सामने ला चुके हैं, लेकिन बीते 2-3 बरस में सब कुछ रुक गया। दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, अर्जियों का जवाब मिलना बंद हो गया। 7-8 सालों से सूचना अधिकार आयोग राज्य सूचना आयोग में अपील कर रहा हूं, लेकिन पिछले काफी समय से आयोग का रवैया जिस प्रकार से ढलमुल रवैया है कि अपीलों का निराकरण नहीं किया जाता। तो मध्य प्रदेश सूचना आयोग का सच यह, यहाँ पर 14,000 से ज्यादा अर्जियां धूल खा रही है, जवाब देने वाला कोई नहीं। मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त के 10 पद, मगर फिलहाल एक मुख्य सूचना आयुक्त और 2 आयुक्तों के कंधे पर ही पूरे राज्य की सूचनाएं देने की जिम्मेदारी है। बाकी आयुक्तों के पद के लिए पिछले बरस जनवरी में विज्ञापन जरूर निकला, पर अब तक आवेदनों की छटनी भी नहीं हुई। मध्य प्रदेश की सरकार है वो लगातार आयोग में नियुक्तियां न करने के कारण आयोग को कमजोर बना रही है। हम कई लोगों से मिले जिनकी 6-6, 8-8 साल से जो अपील्स हैं, कंप्लेंट है, वो आयोग में लंबित पड़ी हैं। तो ऐसे में अधिकार का कोई सूचना के अधिकार का मतलब ही नहीं रह जाता। मध्य प्रदेश सूचना आयोग में लंबित अपीलों की संख्या अन्य कई राज्यों के मुकाबले कम है और अब तो आयोग में इतनी अच्छी स्थिति है अपीलों के निराकरण की कि किसी ने आज अपील की तो उसका 2 या 3 महीने में भी निराकरण हम लोग कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त इस बात से ही खुश कि 2-3 महीने में अर्जियों का निपटारा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सूचना का अधिकार कानून कहता है सूचना मांगने वालों को 30 दिन के भीतर जानकारी दे देनी चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के इस दफ्तर में इस समय 14,000 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं और यदि इनकी सुनवाई करने बैठा जाए तो इसमें कई साल लग जाएंगे। पर मध्य प्रदेश अकेला राज्य नहीं। 31 अक्टूबर 2017 तक का हाल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 41,561, कर्नाटक में 32,992, तेलंगाना में 15,578, ओडिशा में 10,296, पश्चिम बंगाल में 8,195 और केरल में आरटीआई की 13,964 अर्जियां अटकी पड़ी हैं। और इस सब की एक बड़ी वजह सूचना आयुक्तों की कमी। लेकिन बात सिर्फ आयुक्तों की कमी भर की नहीं, ज्यादा गंभीर मामले तो वो जहां जानबूझकर जवाब दिया ही नहीं जाता है। और ऐसी कई सार्वजनिक संस्थाएं और सरकारी विभाग जो सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों का जवाब देना जरूरी ही नहीं समझते। जैसे आयोग जिसने सितंबर 2017 तक 1951 अर्जियों में से एक का भी जवाब नहीं दिया। इसी तरह सीमा सुरक्षा बल, एयर इंडिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IIT कुरुक्षेत्र, रेलवे चयन बोर्ड भोपाल, आयकर विभाग ने भी एक भी अर्जी का जवाब नहीं दिया। तो अगर सरकारी संस्थाओं का ये रवैया रहेगा तो सूचना का अधिकार कानून कब तक जिंदा रह पाएगा? तो क्या फिर देश में बने सूचना आयोग के बड़े बड़े दफ्तर सिर्फ आरटीआई अर्जियों का डस्टबिन बनकर रह जाएंगे? हो तो यही रहा है। भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट।